बार पुनः हम लोग अपने अभियान पर निकले हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। और हम लोग जो प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जनपद वाराणसी में, इसमें विकास खंड या यूँ कहें ब्लॉक जो है आराजी लाइन है, उसमें एक गाँव पड़ता है कपट कौवा, जो कि आदर्श गाँव भी है और यहाँ पे बहुत सी योजनाएं संचालित भी हुई हैं। उसके वर्तमान प्रधान जो है मनीष कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हमारे बगल में बैठे। आज हम इनसे जो पूछेंगे विकास की योजनाओं को पूछेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विकास किया है और कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उसको ये समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि प्रधान जी अपना परिचय बताएं और फिर हम अपना जैसे प्रश्नों का कार्यक्रम शुरू करते हैं वो शुरू करेंगे। अपना परिचय। जी, मेरा नाम मनीष कुमार श्रीवास्तव है। मैंने MA तक की शिक्षा प्राप्त की है पॉलिटिकल साइंस BHU से, और लगभग मैं जन्म से यहीं कपट कौवा का रहने वाला हूँ। तो टेंट का बिजनेस अपना जो है टेंट का कार्य चलता है और इस समय यहाँ के प्रधान हैं। प्रधान जी थोड़ा सा आप चेयर ऐसे घुमा लें सर। अच्छी ठीक। प्रधान जी, जो कि हमारा पहला सवाल है कि उज्ज्वला योजना के विषय, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उज्ज्वला योजना आपके कार्यकाल में कितना दिया गया और कितने लोग वंचित रह गए, जो वंचित रह गए किन कारण? हमारे कार्यकाल में तो उज्ज्वला योजना का लगभग अभी तक हमारी जानकारी में 30-35 लोगों को हुआ है, और जो लोग कुछ लोग वंचित इसलिए रह गए सर कि उसमें उन लोगों का राशन कार्ड की समस्याएं जो आजकल आ रही हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था, उसी कारण से उन लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पाई। जी प्रधान जी, जो कि हमारे जो सर्वे टीम की है हमारे बनारस में संदीप पटेल की, उन्होंने सर्वे किया है, जो आपके गाँव का नहीं पूरे जनपद का करते हैं, वो जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें से ये देखा कि उज्ज्वला योजना जो कि मान लेते हैं कि आपने 50 लोगों को फॉर एग्जाम्पल दिया, तो सर 50 लोगों में से अगर जो सर्वे रिपोर्ट आई है देखा गया कि 40 लोग या 42 लोगों का चूल्हा बंद पड़ा, उसमें कोई भी न तो पुनः रिफिलिंग की गई है या न की गई है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये योजना असफल है, या अगर सफल है तो किन कारणों से वो जो है रिफिलिंग नहीं करवा पाए? लोगों की समस्या है सर कि उसमें जो है इस समय उन लोगों को थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम, कार्य नहीं चलने से पैसे का प्रॉब्लम रहता है, और लकड़ी आराम से मिल जाती है गांव में, तो लकड़ी को लोग अपना काम निकाल लेते हैं और इसी कारण से वो अपना गैस सिलेंडर वगैरह नहीं हुआ पाता। तो सर ये योजना जो जिसमें सरकार ने दी 5,000 रुपये लगभग लगता होगा एक गैस चूल्हा उज्ज्वला देने में, तो न जाने कितने लोगों को दिया गया है? 5,000 रुपये सर दिया गया होगा उसमें। तो ऐसा नहीं लगता सर कि ये योजना जो, क्योंकि ये सरकार का पैसा क्या हमारे यहाँ का टैक्स का ही पैसा ये तो विकास कराने में लगता है, तो योजना जब सफल नहीं हुई तो ऐसा नहीं लगता कि ये योजना पूरी तरीके से जनता के पैसा की बर्बादी? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये नहीं बर्बादी। कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते कि जनता के पैसे बर्बादी। मतलब अगर अवेयरनेस प्रोग्राम और जागरूकता फैलाई जाए तो वो लोग इस पर काम कर सकते हैं। और लेकिन सर एक चीज़ फिर उत्पन्न होती है ना कि जहाँ पे प्रधान के माध्यम से 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा हो मनरेगा के तहत, और वो भी पैसा जो है 15 दिन 20 दिन या 1 महीने जो भी आप लोगों का सिस्टम आता हो, वहाँ ये सब कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,300 रुपये का सिलेंडर? हाँ, ये समस्याएं थोड़ा है, इनके लिए थोड़ा सब्सिडी सिस्टम ज़्यादा रहना चाहिए। जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर प्राप्त किए हैं उनको थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए, क्योंकि उनको 1,300 रुपये एक साथ इकट्ठा करना दिक्कत होता है, इसीलिए ये योजना में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। यही सवाल मैं पूछ रहा था। तो फिर योजना ये तो कभी सफल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1,300 रुपये उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम हो गई, तो बेचारे वो कैसे भरवाएंगे? और सरकार वहाँ पे सीना ठोक के संबित पात्रा जी बोल रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दिया, मोदी जी ने इतनी महिलाओं को धुएं से मुक्त किया, लेकिन वो तो पूरा पुनः जो परंपरागत अपने जो है ईंधन पे आ गए। ईंधन पे तो आगे सर, लेकिन थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। योजना तो अच्छा दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा सब्सिडी सिस्टम या जो उसका रेट है उसको करना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है सर कि योजना को थोड़ा सा संशोधन करें, सब्सिडी दें और थोड़ी सी रियायत बरते, तो इसको जो है जमीन गाँव पे किया जाए। चलिए सर, हम दूसरी योजना की बात करते हैं। दूसरी योजना 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान का वो आगाज़ किया, जो कि अब ये मिशन न हो के अभियान न हो के क्रांति हो चुका है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये योजना सक्सेस, क्योंकि हम भी चाय पीते हैं तो अब डस्टबिन पूछते हैं, डस्टबिन कहाँ है। तो सर स्वच्छ भारत मिशन की तरफ जो इज्जत घर टॉयलेट बने, शौचालय बने,
वो कितने बने आपके माध्यम से, और वंचितों में जो रहे वो कितने परसेंट रहे? देखिए हमारे समय में तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे समय में तो अभी तो 29 फॉर्म बनवाए। उसके पहले के लगभग हमारे ग्राम सभा में काफ़ी शौचालय बन चुके हैं, और लगभग यहाँ पर खुले में शौच करने वाले नहीं रह गए हैं। कुछ लोग अपने हैं, अपना शौचालय बनवा के कर रहे हैं। 20-25 या 50 तक ऐसे होंगे घर जिसके पास भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। यही थोड़ी प्रॉब्लम है। सर वही रिपोर्ट सर्वे हमारे पास है और मैं दिखा भी दूँगा आपको। आपके द्वारा, जैसे मेरे पास जो, क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि पिछला प्रधान ने ये किया ये, क्योंकि अब तो सारे गांव की जिम्मेदारी आप हैं, तो उसकी लगभग यहाँ पर खुले में शौच करने वाले नहीं रह गए हैं। कुछ लोग अपने हैं, अपना शौचालय बनवा के कर रहे हैं। 20-25 या 50 तक ऐसे होंगे घर जिसके पास भी शौचालय उपलब्ध नहीं है। यही थोड़ी प्रॉब्लम है। सर वही रिपोर्ट सर्वे हमारे पास है और मैं दिखा भी दूँगा आपको। आपके द्वारा, जैसे मेरे पास जो, क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि पिछला प्रधान ने ये किया ये, क्योंकि अब तो सारे गांव की जिम्मेदारी आप हैं, तो उसकी दायित्व भी आप पे ही है। जो भी काम किया वो जांच का विषय है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो सर जो भी रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें से लगभग 65% शौचालय बकरी भूसे रखे हैं, घास रखे हैं। तो सर ये बताइए कि ये क्या है? ये एक समस्या तो है। देखिए एक घर में 2 भाई हैं 3 भाई हैं, तो उन लोगों ने शौचालय तो बनवा दिया, लेकिन उन भाइयों के साथ वो एक शौचालय यूज कर रहे हैं, 2 शौचालय में बकरी या इस तरह की समस्या। सर तो ये बनवाने से पहले क्या ये जांच नहीं था कि भाई एक ही घर में 3 लोग हैं, या तो चूल्हा अलग हो, जब चूल्हा लगे तो टॉयलेट भी अलग हो गया, और चूल्हा एक ही है 3 शौचालय कैसे बन गया सर? चूल्हा एक ही नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में अपना इधर उधर करके कर रहे हैं। शौचालय के छत न फटने या जो भी थोड़ा बहुत उनको दिक्कतें आ रही है। एक बार शौचालय में कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो कोई 10 पैसा अपना लगाने के लिए तैयार नहीं है कि अपना ये सरकार का है, वो सरकार से ही सारी सुविधा चाहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सर इसको कैसे, ये फिर वही जनता की, मतलब उज्ज्वला योजना में भी जनता अपने टैक्स की पैसा दे बर्बादी दे, और उसके बाद शौचालय में भी वो शौचालय बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और शौचालय की ग्रास रूट किया है। मैं आपके गांव की 5 रिपोर्ट जो है हमारे पास वो चीज़ें हैं, और इसको तब कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे गांव में तो शौचालय का लगभग उपयोग कर रहे हैं, ठीक ठाक होते आप कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से 5% तक मैं मान सकता हूँ इस तरह गलत हो रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ शौचालय का लगभग, मतलब उसको यही है सर कि फिर से अगर अवेयरनेस पहुँचाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर। जी आपने देखा कि शौचालय को किस तरीके से सर ने डिफाइन किया हुआ है कि शौचालय कैसे बना है, क्या बना है। एक परिवार में 3 लोग को बना है, तो वो अपना मिसअंडरस्टैंडिंग ये कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के माध्यम से इसको ख़त्म किया जा सकता है। सर हम लोगों ने विकास की योजनाओं पर बात करी, और हम लोग शिक्षा पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके गाँव की आबादी, हमारे गांव की आबादी लगभग 6500। काफ़ी बड़ी आबादी है सर। तो कितने प्राथमिक पाठशाला लगती है? प्राथमिक पाठशाला तो हमारे यहाँ एक कंपोजिट विद्यालय ही है। तो सर विद्यालय से संबंधित ये है कि सर एसएमसी क्या है और ये कैसे काम करती है और किस तरीके से सर अब विकास की योजनाओं पर हम लोगों ने बात करी और शिक्षा में बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा में 2 चीज़ें होती हैं। एक मिड डे मील होता है जो कि पूरा प्रधान के माध्यम से होता है, एक एसएमसी होता है जो कि एसएमसी जो समिति होती है वो मैं आपके प्रधानाध्यापक से पूछ लूँगा। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको मैं पूछता हूँ। तो प्रधान जी, मिड डे मील के तहत आप क्या व्यवस्था करते हैं बच्चों के साथ और कैसे उसको निभाते हैं? जी हमारे यहाँ मिड डे मील में जो एक चार्ट होता है जो भी रूटेट बना है, उस सिस्टम से हम पूरे सिस्टम के हिसाब से ही कार्य करते हैं। इसमें सर कोटेदार का क्या भूमिका है और कोटेदार से आपका जो रिलेशन जो होते हैं वो किस तरीके से निभाते हैं? तो मेरा कोटेदार का ये है कि हमारा जो राशन आता है उसको लाकर वो राशन को देते हैं, और उसके साथ हम उस राशन को प्रयोग करके अपने बच्चों को ठीक ठाक ढंग से खिलाते हैं। प्रधान जी, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जो मेनू है, जो चार्ट है, उसके अनुसार बुधवार को क्या दिया जाता है? सहायक जो आपकी मध्यमान भोजन जो देते हैं, तो सर उसमें मेनू के साथ सोमवार को क्या है? सोमवार को सर फल का हम लोग देते हैं। जी, फल में सर क्या देते हैं? फल में कभी केला देते हैं, कभी सेव देते हैं, सीजन के हिसाब से जो फल अच्छे रहते हैं उसको हम। तो सर इस समय सीजन आम के चल रहा है सर? हाँ, तो कभी कभी आम देते हैं।
तो सर ये चीज़ें हमारे व्यूअर, जैसे झारखंड के हमारे व्यूअर्स हैं राकेश कनेरिया जी, वो हमसे पूछे थे कि सर बजट हमको नहीं पता चल पा, जैसे वो भी अपने क्या पूछते हैं ना प्रधान लोगों से सर, तो हमारे चलो वहाँ भी जाते हैं, तो पूछ रहे थे सर कि बजट क्लियर नहीं पता, तो एक बच्चों के फल का कितना बजट है सर? ये बच्चे का फल का 4 रुपये आता है जी। तो ये मैं चाहूँगा कि वो जान लें कि 4 रुपये है। अब 4 रुपये में कैसे ये मैनेज करते हैं, ये तो ये, क्योंकि हम तो चाहते हैं सर अधिकारियों नेताओं को 4 रुपये ही देना चाहिए कि फल आप 4 रुपये में खाइए और बताइए। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है जो इसी पर मेनू पर हमारा कि बुधवार को सर क्या है? बुधवार को सर दूध का कितना ml सर दूध देते हैं? दूध हम लोग 100 ml एक बच्चे को। और सर दूध क्या एफर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो कम है और गर्मी में दूध का जो भाव रहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत बढ़ जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं सर? सर उसको थोड़ा सा अपने सिस्टम से, चूँकि बच्चे अपने हैं तो थोड़ा तो एडजस्ट करना है। जी। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जो कि सभी लोग बोलते हैं, क्या आप बीच बीच में जाके खाना टेस्ट बच्चों के साथ करते हैं और कुछ जाँच करते हैं? जी जी, बीच बीच में क्या हम हफ्ते में 2 या 3 बार जाते हैं विद्यालय पर और खाने का प्रयोग टेस्ट करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसा रहा है। जी। कि अपने बच्चे हैं तो उसमें हम लोग को इसमें जवाबदेही होगा, इसको ध्यान देते हैं। प्रधान जी, एक चीज़ और है कि जो कि वहाँ पे जो बजट चलता है, जो कि एसएमसी के माध्यम, समिति के माध्यम से है, तो सर कभी आपने उनसे 1 साल का कुछ वो स्टेटमेंट मांगा बजट का, कुछ ऐसा आपने? अभी तक तो सर नहीं मांगा है, लेकिन पासबुक के हिसाब से हमने देखा है बजट को, लेकिन अभी तक मांग करते हैं उसको। किस मतलब कितना क्या अभी मांग नहीं किया है, लेकिन उसको कर लीजिएगा हाँ, सर, करेंगे सर, क्योंकि सारे चीज़ के नोडल आप ही हैं। जी। तो जब ऑडिट होगी तो हो सकता है कि सवाल वापस की जाए कि आपके माध्यम से हो रहा था तो क्या हुआ था। और सर हम लोग ने शिक्षा पे भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा इस समय जो बहुत तेज़ी से मोदी जी जो काम कर रहे हैं सबके लिए छत, गरीबों के लिए, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना के तहत आपने कितने लोगों को आवास दिया और सर उसकी अर्हता क्या होती है? जी, अभी तक तो हमारे यहाँ लगभग 7 आवास दिया गया है। तो उनके लिए जो आवास के पात्र होते हैं उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पक्का छत नहीं पटा होना चाहिए, कच्चा मकान जरूरी है। और जो मड़ई या खुले में रहते हैं उनके लिए भी तो अनिवार्य है। अच्छा सर, इसमें क्या कुछ जाति का भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई श्रवण बिरादरी है या कोई ओबीसी है, कोई श्रवण बिरादरी है या कोई ओबीसी है, उनको नहीं मिल पाएगा, या कुछ जाति हो जाएगी केवल जो है SC ST वालों के लिए है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं सर, सभी जातियाँ। जी। तो हमारे व्यूअर्स जान लें कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो कि कई लोग हमसे सवाल भी किए थे, तो यहाँ पे कोई जाति का कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रधान जी ने बताया है हमारे मनीष श्रीवास्तव सर ने, उसी के माध्यम से अगर आप उसमें आता रखते हैं तो आप उसके अधिकारी पात्र हैं। प्रधान जी, हम लोग थोड़ा सा किसानों पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है, पैसा देके ना तो सम्मान लिया जाता है ना दिया जाता है, पता नहीं कैसे पैसा देके सम्मान सरकार ले रही है, दे रही है। खैर, तो प्रधान जी जाने कि कितने लोगों को आपने सम्मान दिलाया और कितने लोग, क्या कुछ रिकवरी भी हुआ? नहीं, हमारे यहाँ भी कोई रिकवरी नहीं हुआ। और अभी हम लगभग 30-40 लोग का फॉर्म बनाए हैं, अभी आने वाले बजट में उनको आएगा। पीछे से अच्छे लोग, मतलब हमारे ग्राम सभा में लगभग काफ़ी लोगों को मिलता है किसान सम्मान, और किसान काफ़ी खुश हैं। जो कि सर हमको पता चला था ब्लॉग से कि आपका आदर्श गाँव है। जी। तो आदर्श गांव की परिभाषा क्या है? आदर्श गांव का मतलब होता है सर कि हमारे गांव में जो सुविधाएं हैं और जो सिस्टम वो अच्छे तरह से होना चाहिए, और हर तरह की सुविधा जो है होनी चाहिए। सर थोड़ा सा हम लोग रोड पर ही बात कर रहे थे, क्योंकि एक कहावत है जो गडकरी जी फॉलो भी करते हैं कि अमेरिका को रोड ने बनाया, रोड ने अमेरिका को बनाया। इसीलिए गडकरी जी का केवल एक ही सूत्री कार्यक्रम है, रोड बनाना चाहिए। और वो भी चाहे पेड़ लगे चाहे न लगे, लेकिन एक तरफ से रोड बनना चाहिए, और जितना भी पोल्यूशन होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कहते हैं। तो प्रधान जी, आपके माध्यम से कितने सीसी रोड बने, कितने मीटर, और कितने मीटर खड़ंजे का निर्माण हुआ, और कितने मीटर जो है इंटरलॉक? जी, हमारे अभी तक जो है लगभग 450 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ जी। और खड़ंजा मरम्मत का कार्य हुआ है सर, और सीसी विधायक निधि से अपने बारे में सीसी का कार्य कराया है। जी जी। सर, ये आपका जो क्षेत्र लगता है ये नीलू जी का क्षेत्र है कि ये रोहनिया विधानसभा? हमारे यहाँ तो विधायक डॉक्टर सुनील सर, ये रोहनिया ये। और सर इसके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, कितने जो है आपने जो है किसानों के लिए
सिंचाई की व्यवस्था में आपने की है या फिर परंपरागत चला आ रहा है या तो फिर उनका अपना स्वयं का है? यहाँ पर ज़्यादातर तो अपना स्वयं और परंपरागत एक ट्यूबवेल है, उससे भी काम होती है। अच्छा सर, सर ये कह रहे हैं कि वो जो इन लोगों को एक बीज मिलता है, बीज और खाद जो मिलता है, वो अनुदान के माध्यम से कितने लोगों को आपने बीज और खाद उपलब्ध कराया? काट दीजिए। लास्ट सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सर, ये चीज़ ये है कि पेयजल की व्यवस्था के माध्यम से एक सवाल बनता है कि अपने हैंडपाइप जो है, कितने हैंडपाइप का निर्माण हुआ है? ये हम लोग को हैंडपम्प में हैंडपम्प ही बोल जाता है जी। तो जहाँ पर हैंडपम्प खराब हो जा रहा है उसी को रिवर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उनको वहाँ पर प्रयोग करा चाहिए। प्रधान जी, एक सवाल जनरल सा सवाल है, ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपके जो संविधान में अनुसूची 11 का पूरी प्रधान की पावर दी गई है, संविधान ध्यान रहिए, संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें अनुसूची 11 है, उसमें पूरी प्रधान के राइट्स और ताकत दी गई है और महत्व दिया गया, अधिकार दिया गया। आपके कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं? जो पंचायत भवन में नया वाला देखा वो बड़ा ही खूबसूरत बन रहा है, तो थोड़ा सा उसको हमारे व्यूवर्स के मित्र बताएं और अपने ब्लॉग में चलाएगा। जी, जब मैं यहाँ पर नया प्रधान बना था तो मैं अपने पंचायत भवन को देख के काफ़ी दुखी होता था, मतलब एकदम जर्जर हालत में था, उधर से कोई गुजरता तो उसके ऊपर गिर जाता। तो उसके लिए मैं खुद काफ़ी संघर्ष किए और मैं हमारे आदर्श गाँव के जिन्होंने वोट दिया है जी, सांसद जीवेंद्र सिंह राव जी, उनसे मैंने मांग किया तो उन्होंने हमको एक पंचायत भवन दिया जो कि काफ़ी अच्छा जी जी, बहुत सुंदर बन भी रहा है, ठीक ठाक से बन रहा है। क्या उसका बजट क्या है सर? उसका बजट तो हमारी जानकारी में 26 लाख 26 लाख है, लेकिन हम लोगों ने, हमारी टीम ने देखा और उसकी बड़ी सराहना की है, जब वो बन के निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रधान जी, कुछ क्षेत्र और देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे जो कि कोविड को देखते हुए, कोविड फिर से रिटर्न हो रहा है? जी, कोविड पे तो हर आदमी को चौकन्ना है, इसके लिए सब लोग को जो उसका ज़रूरी पालन है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। हर लोग को इसको भी लगे, इसको ये ना मान लें कि हमारे यहाँ से कोविड खत्म हो गया, जी जी, क्योंकि वो रिकवर मतलब कभी भी वापस हो सकता है, उससे बचाव हमेशा रखें और अपना हाथ बराबर साबुन से धोएं। जी। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधान जी जो मनीषा श्रीवास्तव जी हैं, कपिल भरवाल, किस तरीके से बड़ी बेबाकी और स्वतंत्रता से उत्तर दिए हैं और बहुत से सवालों को उन्होंने जो स्पष्ट भी किया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना कौन होता है, इनके साथ जो खड़ंजे गया फिर इंटरलॉकिंग का जो निर्माण होगा किस तरीके से हुआ है। तो हम और हमारी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती है और उम्मीद करती है कि ये और इसी तरह विकास का कार्य को करते रहेंगे और अपना पॉलिटिकल कैरियर भी ऊपर ले जाएंगे। प्रधान जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। Preview.